सुबह की सुनहरी धूप आसमान में चादर की तरह फैल चुकी थी। रात में लोगों को जो पेड़ किसी साए की तरह डरा देते थे, उनकी हरियाली अब आंखों को सुकून, उनकी महक हवाओं के जरिए लोगों को मदोस कर देने वाली हो चुकी थी। और उन पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ तो किसी संगीत की तरह दिल को एक अलग सा सुकून पहुंचा रहा था। जंगल के बीचों बीच बने उस रिजॉर्ट की सुंदरता अब अधिकार को बहुत अच्छी लग रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा जैसे आसपास की सुंदरता को आंखों में बसा रहा था। मिस्टर हक, पीछे से एहसास की नींद में ही कसमसाने की आवाज आई। अधिकार ने पलटकर देखा। एहसास किसी छोटे बच्चे की तरह अपना अंगूठा अपने मुंह में डालकर एक सुकून भरी नींद ले रही थी, जैसे आज से पहले वो कभी इतने अच्छे से सोई ही ना हो। सूरज से निकली तीर की तरह एक सुनहरी किरण उसके गोरे चेहरे को और सुनहरा बना रही थी। एहसास की काली काली जुल्फें उसके चेहरे पर काले बादलों की तरह बिखरी थी। कुछ लटे उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठों के बीच हंसी हवा से हिलते हुए जैसे खेल रही हो। उसकी आंखों की पलकें एक दूसरे से उलझी हुई थीं, जैसे वो बरसों बाद वो दूजे से मिल रही हो। वहीं दूर खड़े अधिकार की नजरें जैसे अब एहसास के चेहरे की ही तरफ खिंची चली जा रही थी। उस पूरे रिजॉर्ट की सुंदरता एक तरफ और एहसास की मासूमियत एक तरफ। अधिकार अपनी नजरें ही नहीं घुमा पा रहा था। एहसास को निहारने में उसकी पलकें भी झपकना भूल गई थी। वो उसमें खोया ही था कि तभी एहसास फिर से कसमसाते हुए, मेरा सर, ये कहते हुए एहसास अंगड़ाई लेते हुए उठती है। इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र सामने खड़े अधिकार की तरफ चली जाती है, जो उसे ही घूर रहा था। उसी के साथ साथ एहसास को ड्रिंक करने से पहले की सारी बातें याद आ गईं, पर ड्रिंक करने के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आता। एहसास झटके से बेड से उठकर, आप क्या आप सारी रात यहीं थे? कुछ किया था क्या मैंने कल? अधिकार अपनी एक आईब्रो ऊपर करके, आपको कुछ याद है? एहसास अपने दिमाग पर जोर डालकर, हम यहाँ आए, आपने मुझे पेटू कहा था और खुद पेटू की तरह मेरा खाना छीन कर खा लिया। फिर मैंने जूस पिया और उसके बाद क्या हुआ? ये कहकर एहसास अधिकार की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी। अधिकार उसे घूरते हुए, रहने दीजिए, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जितना याद है वही कमाल का है। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम घर निकल रहे हैं। यह कहकर अधिकार एहसास की बात सुने बिना ही बाहर चला जाता है। वही एहसास रात की बातें याद करने की कोशिश करती रहती है और कुछ देर बाद दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। अधिकार, तू कहाँ चला गया था? रात भर तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? मैं और आस्था कितने परेशान थे, तुझे पता भी है। ऊपर से तूने पता नहीं किसके नंबर से कॉल करके बस इतना कह दिया कि हम ठीक हैं। अरे उसके आगे भी कुछ बोलना चाहिए था, सामने वाले का सुनना चाहिए था। और एहसास ठीक तो है ना? बसल अधिकार के केबिन में खड़ा अधिकार की क्लास लगाया जा रहा था। वहीं अधिकार अपनी नजरें फाइलों में गड़ाए हुए था, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। यह देखकर बसल का दिमाग खराब होने लगता है। बसल थोड़ा चिल्लाते हुए, मैं पागल लग रहा हूँ तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अधिकार उसकी तरफ पानी का गिलास सरकाते हुए, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि तू पागल है। तुझे भी नहीं होना चाहिए। रही बात परेशान होने की, तो मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और ना ही एहसास। बसल भी वही गिलास उसकी तरफ सरकाकर, नहीं पीना मुझे पानी। मुझे पता है कि तू बच्चा नहीं है, पर मुझे फिक्र है तेरी। मुझे ही क्यों, आस्था भी कितनी परेशान थी। तुझे कम से कम उससे तो बात कर लेनी चाहिए थी। अधिकार अपनी आवाज तेज करके, बसल ऑफिस में काम के टाइम ये फिक्र, रिश्ते, प्यार वगैरह बीच में मत लाया करो। हम दोनों ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। बेकार में इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। ये ऑफिस है मेरा, मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देता हूँ, फिक्र करने की नहीं। बहुत काम पड़ा है, अब तुम भी जा सकते हो। अधिकार की ये बातें सुनकर बसल को बहुत दुख हुआ, पर अधिकार से कुछ कहना बेकार था, क्योंकि उसे दिल के रिश्ते में ना कोई दिलचस्पी थी, ना वो उन्हें समझना चाहता था। बसल उठकर उसे मायूसी से देखते हुए, अभी तुझे हमारा प्यार नजर नहीं आता। जिस दिन तुझे किसी से मोहब्बत हो जाएगी, उस दिन तुझे सब समझ आ जाएगा। तेरा दिल जब किसी की बच्चों जैसी फिक्र करेगा, उसके लिए हंसेगा, उसके लिए रोएगा, तब तुझे इन रिश्तों की अहमियत, इनका प्यार का बंधन समझ आएगा। जो इंसान जिस चीज से दूर भागता है, आखिर में वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाता है। आज नहीं तो कल तुझे मेरी बातें समझ आ ही जाएंगी। यह कहकर वो बाहर चला जाता है। बसल की बातें आज पता नहीं क्यों पर अधिकार को एक सोच में डाल देती है।
अचानक से उसके दिमाग में रिजॉर्ट की सारी बातें घूमने लगती हैं। कल अधिकार भी तो एहसास की किसी छोटे से बच्चे की तरह फिक्र कर रहा था, उसके लिए हंस रहा था और उसकी बातों पर रो रहा था। उसी के साथ और तमाम यादें अधिकार के जहन में घूमने लगीं। यही सब सोचते सोचते अचानक अधिकार के हाथ की मुट्ठियां बंद हो गईं। उसे गुस्सा आने लगा और वो अपनी आंखें बंद करते हुए, नहीं, मेरा दिल किसी की परवाह नहीं करता। ना किसी के हंसने से मैं हंसता हूँ, ना किसी के रोने से मैं रो सकता हूँ। मिस सास के वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे बीते कल ने मुझे रिश्तों की वजह से जो तकलीफ दी है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे इन रिश्तों से नफरत है। नफरत है। ये सब झूठ है, धोखा है, दर्द है, और मुझे इस दर्द से नफरत है। मुझे मिस सास से नफरत है। बस 6 महीने, फिर सब पहले जैसा होगा। ना मेरी जिंदगी में कोई था, ना है, और ना होगा। यह कहकर अधिकार टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर उसको एक ही सांस में पी जाता है। फूड विला रेस्टोरेंट? क्या वो लड़का बस्सल ही था? ऐसा हैरानी से पूछती है। वर्षा उसे देखकर, हाँ, पहले मैं पहचान नहीं पाई थी, पर तुमने सबकी फोटोज मेरे पास भेजी थी, वही देखकर मैंने कंफर्म किया कि मुझे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि बस्सल जी ही हैं। एहसास, बस्सल बहुत अच्छे हैं। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बरसा एहसास के हाथों को मजबूती से पकड़कर बहुत उदास होकर, हाँ एहसास, अगर वो नहीं आते तो आज ना मैं तुम्हारे सामने होती और ना मैं जिंदा होती। पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। एहसास की आंखों से एक बूंद आंसू उसके हाथ पर गिर जाता है। उसे महसूस करते ही बरसा की आंखें भी नम हो जाती हैं। एहसास अपने आंसू साफ करते हुए, बरसा, अगर आपको कुछ भी हुआ तो आप जानती है मैं टूट जाऊंगी। आप क्यों आई यहाँ? वैसे भी मेरी वजह से कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। मैं अब और कुछ नहीं खो सकती। आप प्लीज चली जाइए यहाँ से, प्लीज। एहसास की आंखों में उसका दर्द साफ झलक रहा था। बरसा उसे संभालते हुए, प्लीज एहसास, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं अनुभव से किया वादा निभाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ के हॉस्पिटल में अपनी पोस्टिंग करवा ली है। अब मैं यहीं रहूंगी। तुम चिंता मत करो। मैं सामने नहीं आऊंगी। छुपकर तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे भी अगर उन राज को बाहर लाने के लिए मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं। एहसास झटके से उसके हाथ से अपना हाथ खींचकर, नहीं, ये जंग मेरी है, सिर्फ मेरी। इसमें सिवाय मेरे और उस शैतान के कोई नहीं है। मेरी इस जंग में हार हो या जीत, दोनों सिर्फ मेरे होंगे। यह लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी, अब इसे लड़ूंगी भी अकेले। आप इससे दूर रहिए। ये कहकर एहसास उससे मुंह फेर लेती है। एहसास की बातों से वर्षा को बहुत तकलीफ होती है। वो उठकर मायूसी से एहसास को देखकर, तुम चाहो तो भी तुम अकेली नहीं हो। एहसास, अभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले काफी हो, पर अपनी तकलीफें, अपने दर्द बांटने के लिए हर इंसान को एक सहारे की जरूरत होती है। जिस दिन तुम्हें उस सहारे की जरूरत महसूस हुई, उस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ आ जाएंगी। भगवान कभी किसी को बेसहारा नहीं करते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी को उन्होंने जंग का मैदान बना ही दिया है, तो कोई ना कोई ढाल भी तुम्हारे लिए जरूर बनाई होगी। जिस दिन वो ढाल, वो सहारा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मैं जा रही हूँ। ध्यान रखना अपना। जरूरत पड़ी तो तुरंत कॉल करना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। ये कहकर बरसा वहां से चली जाती है। एहसास उसे जाते हुए देखती रहती है। फिर कुछ सोचकर, अगर कोई आना भी चाहे तो मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा, अपने दर्द का सहारा कभी नहीं बनने दूंगी। हाँ, मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं हूँ, पर ये मेरा सहारा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आपके भगवान का बनाया ना कोई ढाल चाहिए और ना कोई मदद। प्यार, मोहब्बत, ये इश्क ना मेरे लिए बना है, ना मैं इस काबिल हूँ। आपके ही भगवान ने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एहसास राठौर अकेले ही काफी है। यह कहकर एहसास टेबल पर रखी गरम गरम कॉफी उठाकर एक ही सांस में पी लेती है। इधर, भाई, आपका वहां जाना ठीक नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि वो लड़की क्या जानती है। राजा सामने खड़ा वास्तव को कहीं जाने से रोक रहा था। वास्तव राजा को घूरते हुए, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, तू और खराब मत कर। राजा वास्तव के पैरों के पास बैठकर, भाई प्लीज, हम उसे ढूंढ रहे हैं। आप कुछ दिन अंडरग्राउंड रहिए। उसके मिलते ही आपका जो मन हो आप करना। वास्तव उसका हाथ झिड़कते हुए, देख, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मुझे अब शराब और शवाब इन्हीं से सुकून मिल सकता है। भाई, आप कहो तो मैं सारा इंतजाम यही कर दूंगा, पर आप आज बार में मत जाओ। राजा वास्तव से बार में
ना जाने की जिद करता है। वास्तव चिल्लाते हुए, एक मामूली सी लड़की से डरकर मैं यहाँ छुपता नहीं फिर सकता। अगर वो मेरे सामने आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बस सिक्योरिटी टाइट रख, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ना चाहते हुए राजा को वास्तव की जिद के आगे झुकना पड़ता है। राजा बाहर आकर, पता नहीं उस लड़की को क्या पता है, भाई मान नहीं रहे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सर जी हम दोनों की जान निकाल देंगे। यह कहकर वो तेजी से निकल जाता है। मिस्टर हक, मुझे आज छुट्टी चाहिए। एहसास की बात सुनकर अधिकार उसे घूरते हुए, आप अभी अभी यहाँ आई हैं और आते ही छुट्टी मांग रही हैं? लाइक सीरियसली? एहसास भी उसे घूरते हुए, लाइक सीरियसली ही, मजाकली नहीं। मेरा मतलब है सीरियस होकर ही बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। मुझे काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। अधिकार अपनी फाइल पर नजरें गड़ाकर, इतना क्या काम है? एहसास मुंह बनाते हुए, मुझे क्लब में जुआ खेलने जाना है। अधिकार चौंक कर, वाट? वाट नहीं था। आपको क्या मुझे कुछ भी काम हो? बस आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। एहसास उसे एक तरह से धमकाते हुए बोलती है। अधिकार अपनी फाइल टेबल पर पटकते हुए, तमीज से बात करिए मिस आस, मैं आपका बॉस हूँ। मेरा राइट है यह जानना कि आप कहाँ जा रही हैं। सोच सोच समझ कर बात करिए। एहसास कुछ बोलने वाली होती है कि तभी जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेती है। अधिकार उसे ऐसा करते देख हैरानी से, मिस आस, क्या हो रहा है आपको? एहसास कुछ नहीं कह पाती। वो लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है कि तभी अधिकार उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अधिकार एक हाथ से उसका चेहरा थपथपाते हुए, मिस हास, मिस हास आपको क्या हो रहा है? एहसास कुछ बोल नहीं पाती। अधिकार उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी चेयर पर बिठाकर उस पर पानी छिड़कते हुए, मिस हास, मिस हास आप ठीक तो हैं? एहसास थोड़ा होश में आते हुए, कुछ नहीं मिस्टर हक, मुझे चक्कर आ गया था। अधिकार उसका हाथ पकड़कर, चलिए हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। एहसास से सुनकर झटके से उससे हाथ छुड़ाते हुए, ना, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। अधिकार हैरानी से, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकती? एहसास हड़बड़ाते हुए, बस बस नहीं जा सकती। प्लीज मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। अधिकार कुछ कहता है इससे पहले एहसास केबिन से बाहर जाने लगती है। मिस हास सुनिए, मिस हास। अधिकार पीछे से आवाज देता है, पर एहसास बिना उसकी बात सुने चली जाती है। निदान हॉस्पिटल? एहसास तुम्हें पता है, तुम्हें इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब यह लापरवाही नहीं चलेगी। वर्षा एहसास को समझाते हुए कहती है। एहसास उदास स्वर में, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वर्षा उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर, एहसास वो ठीक है, पर तुम ठीक नहीं हो। एहसास, मुझे मेरी परवाह नहीं है। वर्षा मायूस होकर, एहसास, तुम्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है, पर किसी और को जिंदगी देने के लिए तुम्हारी जिंदगी का सही सलामत होना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है कि अंदर से तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो, और इस हालत में खुद में किसी और को जान की जगह देना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। अभी भी टाइम है। एहसास, तुम फिर एक बार सोच लो। वैसे भी ये, एहसास झटके से उठकर अपने पेट पर हाथ रखकर, प्लीज आगे कुछ मत बोलो। वर्षा, ये सिर्फ एक जान नहीं, मेरी जिंदगी है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहूंगी। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एहसास, तुम्हारी जिंदगी वैसे ही एक जंग का मैदान बन चुकी है। अब तुम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो मत करो। प्लीज रुक जाओ यहीं पर। यह कहते हुए वर्षा की आंखें नम हो चुकी थी। एहसास अपने आंसू पोंछते हुए, मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी कोख में पल रहे मासूम की जान नहीं ले सकती। मेरा बेबी अपनी मम्मा की तरह ही बनेगा, जो हालातों से लड़ना सीखेगा, उनके आगे झुकना नहीं। मैं मेरे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। वर्षा उठकर एहसास को गले लगाते हुए, एहसास तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तुम्हारा बेबी बहुत लकी है जो उसे तुम जैसी मम्मा मिल रही हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो इसे कभी दुनिया में ना आने देता। पर तुम इन हालातों के बाद भी इससे जुड़ी अपनी जिंदगी की हर कड़वी सच्चाई भूलकर इसे इस दुनिया में लाना चाहती हो। एहसास तुम सबसे अलग हो। मुझे और अनुभव को गर्व है तुम पर। एहसास अपने आंसू पोंछते हुए, थैंक्स, अब मुझे जाना होगा। घर पर रास्ता मेरा वेट कर रही होगी। वर्षा उससे दूर होते हुए, ठीक है, पर जो मेडिसिन बताई है वो टाइम पर लेती रहना, और कोशिश करना कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। एहसास मुस्कुराते हुए उसे फिर से गले लगाकर बाहर चली जाती है। हाँ हेलो, फोन पर अधिकार किसी से बात करते हुए कहता है। उधर से, बॉस वो हॉस्पिटल आई थी। पूरे 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकली
और सीधा घर चली गई। अधिकार यह सुनते ही बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है। वो टेबल पर पेपर वेट को घुमाते हुए, मेरी सास हॉस्पिटल गई थी, पर जब मैंने कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर अचानक हॉस्पिटल जाना, वो भी पूरे 1 घंटे के लिए। क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है, जिसे मैं नहीं देख पा रहा? मेरी सास ठीक तो हैं, या उन्हें कुछ अधिकार खोया ही था कि उसे सामने से एक तेज आवाज सुनाई दी, मिस्टर हक, मिस्टर हक, सुनिए तो। अधिकार ने सामने देखा तो एहसास उसके टेबल पर बैठी उसे घूर रही थी। अधिकार उसे घूरते हुए, मिस हास, आप, ये आप कैसे बैठी हैं? चलिए नीचे उतरिए। एहसास हंसते हुए, आप तो कहते थे कि आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी परवाह नहीं करते, तो फिर मेरे लिए आपके चेहरे पर यह फिक्र क्यों दिख रही है? क्यों आप जानना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं? क्या बसर ने जो कहा वो सच तो नहीं हो रहा? अधिकार ये सुनते ही हैरान हो जाता है। वो एहसास से मुंह फेर कर हड़बड़ाते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी फिक्र नहीं कर रहा। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। बंद करिए ये सब बकवास। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे तो बिल्कुल नहीं। किससे फर्क नहीं पड़ता बॉस आपको? मिसास, मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर अधिकार गुस्से से पलटता है। सामने पौलमी खड़ी थी, जो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। अधिकार अपने आसपास देखते हुए, मिसास, कहाँ गई आप? बॉस, वो तो कब की चली गई, वो यहाँ कहाँ है? पौलमी हैरानी से कहती है। अधिकार उसे घूरते हुए, वो अभी यहीं थी। पौलमी भी आसपास देखते हुए, बॉस देखिए वो कहाँ है। अगर वो होती तो मुझे केबिन में या फिर बाहर जाते हुए दिखती। शायद आपको वहम हुआ है। अधिकार ये सुनते ही बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चला जाता है। कौलमी अधिकार के जाते ही, एहसास एहसास सिर्फ वही दिख रही है सबको। वो बसल विधि, पूरा स्टाफ बस उसी के गाने गाते रहते हैं। आज तो बास भी मुझे उसकी वजह से नजरअंदाज करके चले गए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे उस 2 कौड़ी की लड़की का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही होगा। एहसास, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें मेरी जगह नहीं लेने दूंगी। यह कहते ही पौलमी भी अधिकार के केबिन के बाहर चली जाती है। रेम्बियो कलर्स बार, शहर का एक प्रसिद्ध बार, जहाँ शराब और शबाब की कोई कमी नहीं थी। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो चुकी होती थी, तो यहाँ रात के आजाद पंछी अपनी जिंदगी की खोखली खुशियां ढूंढने आया करते थे। हर तरफ नाचती गाती लड़कियां और नशे में डूबे लड़के, जो थोड़ी देर के सुकून के लिए अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद करते थे। वो बार बाहर से दिखने में जितना सुंदर था, अंदर से उतना ही बदसूरत था। आज इसी बार में वास्तव अपनी शराब और शबाब की प्यास बुझाने आया था। वही राजा और उसके साथ साथ उसके आदमी वास्तव के आसपास की हर चीज पर नजर रख रहे थे। इधर वास्तव एक बड़े से सोफे पर 3-4 लड़कियों के बीच बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। वास्तव उन लड़कियों को यहाँ वहाँ चूमते हुए, हाय हाय, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से अप्सराएं मेरे लिए नीचे उतर आई हो। यह सरजी और उस लड़की की वजह से मेरे दिमाग का दही हो रखा है। आज जाके दिल को सुकून मिल रहा है। उन लड़कियों में से एक लड़की वास्तव की शर्ट की बटन खोलते हुए, डार्लिंग, अभी भी किसी और की बात कर रहे हो? हमारे होते हुए किसी और के बारे में सोचना, ये तो हमारी इंसल्ट है ना? वास्तव उसके गर्दन पर चूमते हुए, सॉरी बेबी, मुझे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे भी कोई नजर ही नहीं आ रहा है। इसलिए तो हर बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस जगह आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो लड़की हंसते हुए, ओह वास्तव डार्लिंग, तुम भी ना ऐसे तारीफ करते हो कि मेरा सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। लव यू डार्लिंग। वास्तव भी हंसते हुए, लव यू। ये कहते कहते वास्तव रुक जाता है। सामने से एक लड़की डार्क रेड कलर के लॉन्ग स्कर्ट और उसी से मैचिंग शॉर्ट ब्लाउज पहनकर आ रही थी। उसकी पतली सी कमर पर न जाने कितने के दिल फिसल रहे थे। बाल खुले रखे थे। उसने एक एंटीक मांग टीके से पूरे सर को कवर कर रखा था और चेहरे पर कपड़े के कलर के ही मैचिंग नेट का एक नकाब पहना हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, जो बहुत ही दिलकश लग रही थी। वो बार में डांस करने आई थी। उसे देखकर वास्तव का मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी वो लड़की डांस फ्लोर पर जाती है। सबकी नजर वहीं चली जाती है। उधर म्यूजिक ऑन हो चुका था। डांस फ्लोर पर कई सारी लड़कियां इकट्ठा हो गईं। वो नकाब वाली लड़की सेंटर में आकर अपनी कमर ऊपर नीचे करते हुए नाचती है। अब तक वास्तव उस नकाब वाली के लटके झटके और अदाओं में मदहोश हो चुका था। वो वही बार डांसर के पास आकर झूमने लगा। तभी वो नकाब वाली लड़की उसके सीने पर हाथ रखकर
अदाओं के साथ उसे देखते हुए। नजरों के कैद में तू जो आ गया समझ ले, एक बार फंस गया तो तू फंस गया समझ ले। वो लड़की वास्तव के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, भाई वास्तव भी मधोसी से नाचते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। गाना खत्म होने के साथ ही वो नकाब वाली लड़की और वास्तव वहां से गायब थे। बाहर का एक रूम जिसमें वास्तव बेड पर नशे में धुत पड़ा था और वो नकाब वाली लड़की दरवाजा अंदर से लॉक कर रही थी। वास्तव नशे में ही। हाय रे आंखें, ये कमर, ये अदाएं आज जान ही ले लेंगी मेरी। जाने मन, अब तो अपने खूबसूरत चेहरे से नकाब हटा दो, मेरी प्यासी आंखों को अपने हुस्न का प्याला पिला दो। वो नकाब वाली लड़की हंसते हुए, ओह ये बेताबी, जान ही ना निकाल दे तुम्हारी। वास्तव लड़खड़ाते हुए उठकर, तुम्हारे हुस्न के दीदार करके ये जान भी चली जाए तो क्या गम, मेरे पास आओ, अब ऐसे ना तड़पाओ। वो लड़की अपना नकाब हटाते हुए, चलो तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ, तड़प कर मरना तो तुम्हें ऐसे भी है। उस लड़की की आवाज सुनते ही जैसे वास्तव का सारा नशा उतर जाता है। फिर उस लड़की के चेहरे को वो हैरानी से देखते हुए, क्या मतलब, कौन है तू? वो लड़की अपने खुले हुए बालों का जूड़ा बनाते हुए, मौत, तेरी मौत, एहसास राठौर हूं मैं। ये लड़की कोई और नहीं, एहसास ही थी। उसका नाम सुनते ही और उसे पहचानते ही वास्तव का गला सूख जाता है। वो अपना थूक गटकते हुए, तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ? एहसास बीच में ही टोकते हुए, पता चला नहीं, तूने खुद बताया। वास्तव हैरानी से, मैंने? एहसास उसे अपने पैर से जमीन पर धकेलकर उसके सीने पर अपना पैर रखकर, मुझे पता था गंदी नाली के कीड़े और तुम जैसे सुअर ऐसे ही किसी न किसी गटर में जाने के आदी होते हैं। बस मुझे पता करना था कि तू कहाँ जाता है। फिर उस दिन तेरे उस बेवकूफ राजा ने मुझसे उलझकर मेरा काम आसान कर दिया। मैंने उसकी घड़ी में उस दिन जीपीएस लगा दिया था। फिर आगे तो तू समझदार है ही। वास्तव उसे जलती आंखों से घूरते हुए, तू जानती नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। तू हमसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। मेरे आदमी अभी आकर तेरी, एहसास उसके सीने पर अपना पैर पटक कर, तेरे आदमी नशे में धुत कहीं उल्टे पड़े होंगे, सबका बंदोबस्त करके आई हूँ। तो ये टिपिकल हीरोइन की तरह हीरो के आने का वेट मत कर। या तो आज मैं सब जान जाऊंगी या तू अपनी जान से जाएगा। वास्तव झटके से पलटा, जिससे एहसास का बैलेंस बिगड़ा और वो बेड पर जा गिरी। वास्तव जल्दी से उसके पास जाकर उसका गला दबाते हुए, साली हरामखोर, आज मैं ही तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। अपने आप को बहुत चालाक समझती है, तेरी सारी चालाकी आज तेरे साथ अलविदा हो जाएगी। ये कहकर एहसास का गला दबाने लगता है। एहसास की सांसें रुकने लगी। वो छटपटा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके अपने कमर में बंधे एक कपड़े से एक बड़ा सा चाकू निकाला और उसे वास्तव की जांघ में घुसा दिया। वास्तव की चीख निकल गई। वो दर्द से बिलबिला उठा। एहसास खुद को संभाल कर वो चाकू उसकी जांघ से निकालकर उसके हाथ पर घुसा देती है। वास्तव का तो हलक सूख जाता है। एहसास वास्तव का गला पकड़कर उसकी आंखों में तेजी से चाकू मारने वाली थी। वास्तव की जोर से चीख निकली कि तभी बस आंखों से 2 इंच के फासले पर उसके हाथ रुक गए। एहसास उसके हाथ के घाव को दबाते हुए, तुझे मैं पागल दिखती हूँ? मैं पागल नहीं, साइको हूँ। तुझे मैं ऐसी मौत दूंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। अगर मेरे पागलपन से बचना चाहता है तो जितना जानता है उसे बक दे। वास्तव बिलखते हुए, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। एहसास अपना सर ठोकते हुए, तो तू आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है फिर। माँ, वास्तव की इतनी जोर की चीख निकलती है कि पूरा कमरा उसकी भयानक चीख से सिहर उठता है। एहसास ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू घुसा दिया था। अब 10 दिसंबर की रात का सारा राज उगल, वरना यह चाकू इतनी अंदर तक जाएगा कि तू मर्द से नामर्द हो जाएगा। तू चीखते चीखते ही मर जाएगा, वो भी तड़प तड़प कर। वास्तव छटपटाते हुए, बताता हूँ, निकालो इसे। यह सुनते ही एहसास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर इतने दिन की मेहनत आज सफल जो होने वाली थी। एहसास चाकू बाहर निकाल देती है। वास्तव में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एहसास पर काबू पा सके। एहसास उसकी बगल में बैठते हुए, चल बोल। उसी के साथ वास्तव अटकते अटकते, दर्द में छटपटाते हुए सब बताना शुरू कर देता है। रात के 2 बजे। यूजलेस फेलो, प्यास लगी है और ये सर्वेंट पानी भरकर भी नहीं रख सकते। ये कहकर अधिकार नीचे फिर से पानी लेने जाता है। वो जैसे जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे ही उसके कानों में किसी के तेजी से सिसकने की आवाज आती है। हॉल की सारी डिम लाइट्स जल रही थी। अधिकार इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। उसे किचन के अंदर से ही वो आवाज आ रही थी।
किचन की लाइट्स भी जल रही थी, जो कभी इतनी रात में जलती नहीं थी। अधिकार तेज कदमों के साथ किचन के अंदर जाता है। किचन के फर्श पर एहसास अधमरी सी पड़ी थी। अधिकार जल्दी से उसके पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लेता है, फिर उसका चेहरा थपथपाते हुए, मिस हास, मिस हास, क्या हुआ आपको? मिस हास, कुछ बोलिए प्लीज। मिस हास, बोलिए तो। एहसास बेहोश तो नहीं थी, पर उसकी आंखें खुल ही नहीं पा रही थी, जैसे उसकी पलकों में जान ही नहीं बची हो। उसका पूरा शरीर ठंडा हो चुका था, होंठ हल्के नीले पड़ गए थे। अधिकार के तो हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी अधिकार की नजर एहसास की कमर पर जाती है, जहां से खून निकल रहा था। वहां पर बहुत ज्यादा घाव था। अधिकार की सांसें जैसे उसके गले में ही अटक जाती हैं। वो परेशान सा कभी एहसास के घाव को देखता और कभी उसका बेजान होता जा रहा चेहरा। तभी अधिकार को सोचकर एहसास को फर्श पर लिटाकर अपने कमरे की तरफ भागा। अपने कमरे से कार की चाबी लेने, चाबी और कुछ जरूरी चीजें लेकर वो नीचे आया और उसने एहसास को अपनी गोद में उठाकर बाहर जाकर उसे अपनी कार में बिठाया और तेजी से दौड़ा दी। हेलो बसल। अधिकार ने अपना ब्लूटूथ फोन से कनेक्ट करके बसल को कॉल किया। नहीं सलमान खान, तुम करण जौहर हो क्या? रात के 2 बजे कॉल करके मेरा नाम मुझे ही बता रहा है। बसल नींद से बड़बड़ाते हुए बोला। सटअप, जस्ट सटअप, अधिकार चिल्लाते हुए बोला। अधिकार की आवाज सुनते ही बसल की सारी नींद पल भर में गायब हो गई। वो हड़बड़ाते हुए, अधिकार, क्या हुआ? बसल, मिस हास, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें चोट लगी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम जल्दी से वहां पहुंचो। अधिकार जल्दी से कहता है। बसल हड़बड़ाते हुए, तू ध्यान रख उनका और घबरा मत प्लीज। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उसने फोन कट कर दिया। इधर बसल ने जल्दी से किसी को कॉल किया और फिर अपनी कार लेकर निकल पड़ा। यहाँ अधिकार एहसास के सर को अपने कंधे पर रखे उसके गाल थपथपाते हुए, मिस हास प्लीज अपनी आंखें खोलिए। आंखें मत बंद करना प्लीज। मिस हास, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। न जाने क्यों पर अधिकार की आंखों से आंसू निकल रहे थे। एहसास उसकी आवाज सुन पा रही थी। वो अपनी आंखें हल्के से खोलकर, मिस्टर हक, मुझे कुछ भी हो जाए पर प्लीज इसे बचा लेना, ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। अधिकार को एहसास की बात का मतलब समझ ही नहीं आया। वो एहसास को संभालते हुए, मिस हास किसे, मिस हास किसको बचाना है? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ये कहकर अधिकार कार की तेज स्पीड कर देता है। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर, डॉक्टर। अधिकार एहसास को गोद में उठाए हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए आ रहा था। एहसास उसकी आवाज तो सुन रही थी, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर उसे देख सके। अब तक वहां पर एक दो वार्ड बॉय और 3-4 नर्सें थी, जिनकी नाइट ड्यूटी रही होगी। एक वार्ड बॉय वेंटिलेटर लाता है। अधिकार एहसास को उस पर लिटा देता है। अधिकार एहसास का हाथ थामे उस वार्ड बॉय से, कोई डॉक्टर है भी या नहीं? देखो इसकी हालत बहुत खराब है, किसी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। 2-3 नर्स अब तक वहां आ चुकी थी। एहसास की पल्स चेक करती एक नर्स अधिकार को देखकर, सर रात के 2 बजे आपको डॉक्टर नहीं मिल सकते, सब जा चुके हैं। क्यों, रात में कोई बीमार नहीं हो सकता? इमरजेंसी में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ सकती है क्या? अगर 15 मिनट के अंदर कोई डॉक्टर नहीं आया तो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा, अधिकार चिल्लाते हुए कहता है। वार्ड बॉय अधिकार के गुस्से को देखकर सहमते हुए, सॉरी सर, सर सब छुट्टी पर हैं, अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग, आई वांट डॉक्टर राइट नाउ। अधिकार फिर से चिल्लाता है। सर, ये लड़की, एक नर्स एहसास को देखकर हैरान होते हुए कहती है। अधिकार का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। अधिकार एहसास का चेहरा थपथपाते हुए नर्स से, क्या, क्या हुआ इन्हें? इन्हें कुछ हुआ है क्या? अधिकार बहुत ज्यादा डर जाता है। सी इज प्रेग्नेंट, नर्स अधिकार को देखकर कहती है। यह सुनते ही अधिकार के हाथों से एहसास का हाथ फिसल जाता है। अधिकार एकदम से सुन पड़ जाता है, जैसे उसने अभी जो सुना वो हकीकत हो ही नहीं सकता। उसकी आंखें लाल हो गईं, उनमें आंसू आ चुके थे। वो बस एहसास को देख रहा था, कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी वहां पर बसल और बरसा भी पहुंच जाते हैं। बरसा भागते हुए एहसास के पास आकर वार्ड बॉय से, इन्हें जल्दी से ओटी में लेकर चलो। बरसा इसी हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके कहते ही सब एहसास को लेकर ओटी में जाते हैं और बरसा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। बसल अधिकार को ऐसे शांत देकर उसके पास आकर घबराते हुए, अधिकार तू चिंता मत कर, वो ठीक हो जाएगी। बरसा डॉक्टर है, मैं इसलिए उसे साथ लेकर आया।
सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अधिकार उसका हाथ झटके से झिड़कते हुए, वो मरे या जिए, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, अंडरस्टैंड। यह कहकर अधिकार तेजी से वहां से निकल गया। बसल हैरानी से, ये अधिकार को क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो एहसास के लिए कितना घबराया हुआ था, और अब उसे उसके जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। भगवान जी, ये एहसास को ठीक कर दो। ये कहकर बसल वहीं एक बेंच पर बैठ गया। दूसरी तरफ इसके शरीर के इतने टुकड़े करना कि इसकी रूह भी कांप जाए। यह कहकर सरजी वास्तव के लाश को जोर से एक लात मारता है। राजा उसे ऐसे देखकर सहमते हुए, सर जी, मैंने बहुत कोशिश की थी इन्हें रोकने की, पर भाई माने नहीं। सर जी, राजा को घूरते हुए, अगर वो लड़की जिंदा बच गई तो तुम सब भी कुत्ते की मौत मरोगे, ये याद रखना, समझे? राजा हड़बड़ाते हुए, सर जी, उसे गोली लगी है, पर कहाँ लगी ये नहीं पता। जैसे ही वास्तव आपके बारे में उसे बताने वाला था, वैसे ही सही टाइम पर पहुंचकर मैंने वास्तव दादा को गोली मार दी थी। पर जब तक मैं लड़की की तरफ बढ़ा, वो चकमा देकर भाग गई। सड़क पर अंधेरा काफी था, मैं उसे देख नहीं पाया, पर उसे मेरी गोली लगी जरूर थी, पर कहाँ यह नहीं पता। अगर वो बची भी होगी तो भी उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर राजा सरजी की तरफ देखता है। सरजी गुस्सा से देखते हुए, सरजी राजा का कॉलर पकड़कर, हमें यह भी नहीं पता कि उस लड़की को वास्तव क्या क्या पता चुका था। अगर उसे सब कुछ पता चल गया होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजा अपना थूक गटकते हुए, सर जी, उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता चला था। जब तक वास्तव दादा आपके बारे में कुछ बताने वाले थे, तब तक मैंने उसकी जान ही निकाल दी थी। उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता, और जो पता भी है वो जानकर भी वो कुछ नहीं कर सकती। आप निश्चिंत रहिए। सर जी, राजा को धकेलते हुए, तू अपनी जुबान कम और दिमाग ज्यादा चला। मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। यह कहकर सरजी वहां से तेजी से चला जाता है। इधर राजा की जान में अब जान आई, और वो एहसास तक पहुंचने के लिए आइडिया ढूंढने लगा, जिससे उसकी हालत वास्तव जैसी ना हो और वो सरजी के कहर से भी बच सके। सिटी हॉस्पिटल। बसल ओटी के बाहर बस इधर उधर चले जा रहा था। तभी ओटी का दरवाजा खुलता है और वर्षा बाहर निकलती है। उसे देखते ही बसत जल्दी से उसके पास पहुंचकर, वर्षा, वर्षा जी, क्या हुआ एहसास को? वो ठीक तो है ना? वर्षा की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुद को संभालते हुए, बसत जी, वो ठीक नहीं है, उसे गोली लगी है, उसका बहुत खून बह चुका है। यह कहकर वो रोने लगती है। बसल की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो वर्षा को संभालते हुए, प्लीज संभालिए खुद को, एहसास को कुछ नहीं होगा। वर्षा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर, बसल जी, एहसास को ब्लड की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। प्लीज कुछ भी करिए, पर इसका बंदोबस्त कर दीजिए। यहाँ हॉस्पिटल में अभी ब्लड अवेलेबल नहीं है। यह सुनकर बसल हैरान हो जाता है। ओ निगेटिव, ये तो अधिकार का भी ब्लड ग्रुप है। वर्षा की आंखों में एक उम्मीद सी आ जाती है। अधिकार, प्लीज बसल जी, जल्दी से जल्दी उन्हें यहाँ बुलाइए। बसल बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अधिकार गुस्से से यहाँ से चला जो गया था। वर्षा उसे झंझोड़ते हुए, बसल जी, क्या हुआ? प्लीज बुलाइए उन्हें, हमारे पास टाइम नहीं है। बसल हड़बड़ाते हुए, आप एहसास का ध्यान रखना, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये कहते ही बसल तेजी से निकल गया। बसल अपनी कार में बैठकर कार तेजी से स्टार्ट कर देता है। उसे हॉस्पिटल में अधिकार का किया वो गुस्सा याद आने लगता है। अधिकार को गुस्सा आना बड़ी बात नहीं, पर आज उसके गुस्से में एक दर्द था। ये दर्द मैंने आज बहुत सालों बाद देखा है। कुछ तो हुआ है, पर क्या, यह नहीं पता। मैंने वर्षा जी से कह तो दिया, पर मैं अधिकार को ढूंढूं कहाँ? कहाँ गया होगा वो? फिर बसल को सोचकर, अगर वाकई अधिकार आज दुखी है, तो वो बस एक ही जगह जा सकता है, जहाँ से उसके बचपन की सारी बुरी यादें जुड़ी हैं, जहाँ पर आज भी वो अपना गुस्सा और दर्द निकालने जाता है। हो ना हो, अधिकार वहीं होगा। यह कहकर बसल कार की स्पीड और तेज कर देता है। फार्म हाउस। शहर के शोर शराबे से दूर एक सुनसान जगह पर छोटा सा और प्यारा सा फार्म हाउस। उसके आसपास बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे थे। वो जगह देखने में बहुत सुंदर और रहने के लिए बहुत सुकून भरी थी। अंदर घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। बहुत सारे बैलून लगे थे, कलरफुल लाइट्स लगी थी, और टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। वहीं दरवाजे की सीढ़ी पर एक 8 साल का मासूम और बहुत ही सुंदर बच्चा वहां बैठा बड़ी ही बेसब्री से किसी की राह देख रहा था। मम्मा और डैड कब आएंगे?
मुझे कितनी भूख लगी है। अदी के बर्थडे में इतना लेट, मैं किसी से बात ही नहीं करूँगा। हाँ, बच्चा अपनी प्यारी मीठी सी आवाज़ में खुद से ही अपना गुस्सा ज़ाहिर करता है। तभी दूर से ही किसी कार के आने की आवाज़ आती है। उस बच्चे की बड़ी-बड़ी आँखें और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो दरवाजे से दूर जाकर खड़ा देखने लगता है। उससे थोड़ी दूर पर कार रुकती है और कार से एक आदमी और एक औरत बाहर निकलते हैं। उनके हाथ में गिफ्ट के बहुत से बॉक्स थे। वो आदमी गिफ्ट के बॉक्स जमीन पर रखकर घुटने के बल बैठते हुए अपनी दोनों बाहें फैला देता है। वो छोटा बच्चा उन्हें देखते ही भागते हुए जाता है और उनके गले लग जाता है। डैड, डैड आप आ गए। आई मिस यू सो मच डैड। बच्चे के इतना बोलते ही वो आदमी उसके पूरे चेहरे पर इधर उधर चूमने लगता है। आई मिस यू टू मेरे बब्बर शेर, एंड हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। तभी वो औरत भी उनके पास बैठते हुए, मेरा अधी मासी माँ के गले नहीं लगेगा क्या? बच्चा मुस्कुराते हुए उनके गले लग जाता है। हैप्पी बर्थडे मासी की जान। थैंक यू मासी माँ। कुछ पल बाद ही वो बच्चा उनके पीछे देखते हुए, डैड, मासी माँ, मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाइए ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? ये कहकर वो मम्मा मम्मा बुलाने लगा। बच्चे के डैड ये सुनते ही उदास हो गए, पर उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। बच्चा रोनी सूरत बनाकर, डैड, मम्मा इस बार मेरे बर्थडे में नहीं आएंगी। वो कभी नहीं आती मेरे बर्थडे पर। आपने तो कहा था ना कि वो इस बार आएंगी। डैड बुलाओ ना मम्मा को। बच्चा, मम्मा आ जाएंगी। आप अभी चलो, हम केक कट करते हैं। आप डैड के शेर बच्चे हो ना, तो डैड की बात भी मान लो। बच्चे के पिता उस मासूम से चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए उसे बहलाने लगे। नहीं नहीं, मैं मम्मा के बिना केक कट नहीं करूंगा। बच्चा भी जिद करने लगा। काफी मनाने के बाद वो बच्चा दुखी मन से केक कट करने के लिए मान गया। तीनों घर के अंदर जाकर टेबल के आसपास बैठ गए। बच्चे की मासी बच्चे के सर पर बर्थडे कैप लगा देती हैं और हाथ में नाइफ लेकर बैठ जाती हैं। बच्चा मुस्कुराते हुए पहले फूंक मारकर कैंडल्स को बुझाता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अधिकार। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बच्चा अधिकारी था। उसके पिता यानी अतुल सिंघानिया और उसकी मासी जो कि स्नेहा थी, दोनों गाने लगते हैं। अब माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया था। तभी अतुल के फोन पर किसी का मैसेज आता है। अनंता का मैसेज उनके मुंह से निकलता है। अनंता नाम सुनकर स्नेहा के हाथ वहीं रुक जाते हैं, जो कि अभी तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर केक काटने वाले थे। दीदी, अतुल हैरानी से उनकी तरफ देखकर, स्नेहा, अनंता का कोई वीडियो मैसेज है। स्नेहा थोड़ा हड़बड़ाते हुए, जीजू देखिए क्या मैसेज है। वो मासूम बच्चा हैरानी से बस कभी अपने पिता को, कभी अपनी मौसी को और कभी अपने सामने रखे केक को देखता रहता है। अतुल धीरे से वीडियो ऑन कर देता है। वीडियो में अतुल की वाइफ और अधिकार की मां अनंता जी थी, जो किसी रूम में बैठी है रिकॉर्डिंग कर रही थी। अनंता जी, हैप्पी बर्थडे मेरा बेटा। सॉरी आपकी मम्मा आपके पास नहीं आ सकती। आई एम सो सॉरी बेटा, कि अब कभी मैं आ नहीं पाऊंगी। अतुल जी प्लीज अदी को मेरी तरफ से यह सब कह दीजिएगा। अतुल जी, मुझे आपसे भी आज माफी मांगनी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। हमारी शादी के बाद से ही मैंने कभी आपको अपने पति होने का कोई हक नहीं दिया, और आपने आपने मेरे नाजायज बच्चे को भी अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। आज तक मैं आपसे कुछ कह नहीं पाई। अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए आपसे अधिकार से अपने घर से दूर रहती आई, खुद को सजा देती आई, पर अब यह सजा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। 7 साल तक मैं घुट घुट कर मरती रही, पर अब और नहीं। मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगी अब। अतुल जी, अब आपकी नाराजगी, आपका दर्द, अधिकार के सवाल की मम्मा आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती, ये सब मैं सह नहीं पा रही। मुझे आपकी ज़िंदगी से, अधिकार की ज़िंदगी से दूर जाना होगा। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, पर मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं आपसे, अधिकार से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप दोनों की खुशी के लिए मुझे आपसे दूर जाना होगा। मेरे अधिकार का ख्याल रखना, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसे मेरे जैसा नहीं, आपके जैसा बनना है। आई लव यू अतुल जी। आपकी नफरत खत्म होने जा रही है। आपकी शर्मिंदगी खत्म होने जा रही है। अब तो मुझे प्यार से याद करिएगा। यह सुनते ही अतुल के हाथ पैर सुन्न हो गए। आंखों से बेतासा आंसू बहने लगे। उधर अनंता ने खुद को गोली मार ली। स्नेहा की एक जोर से चीख निकली और अतुल तो वहीं बेहोश हो गया। वहीं 8 साल का वो मासूम बच्चा पास खड़ा बस पूरी तरह से कांप रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सांसें अटक रही थी
और होंठ थरथरा रहे थे। पता नहीं कि उस बच्चे के छोटे से दिमाग ने क्या क्या समझा था, पर जो भी हो, वो अब बहुत बुरी तरह से डर चुका था। एक तरह से किसी सदमे में चला गया था। मम्मा! एक जोर की चीख से जैसे अधिकार की नींद खुल गई हो। उसने आसपास देखा तो वो वही फार्म हाउस था, और अधिकार अभी भी दरवाजे के पास लेटा था, जहाँ की उस काली रात की एक याद अभी तक अधिकार को अंदर तक झकझोर देती थी। उस दिन की हर एक बात, हर एक याद आज भी अधिकार के सीने में किसी तीर की तरह चुभता था। हर रात जो अधिकार की आंखों से ना जाने कितने सैलाब बहा देते थे। अधिकार झट से उठकर अंदर जाता है और फार्म हाउस की एक एक चीज उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। थोड़ी देर में फार्म हाउस का पूरा नक्शा बदल जाता है। तभी अधिकार की नजर एक फोटो पर जाती है, जो कि उसकी माँ यानी अनंता जी की थी। वो झटके से फोटो उठाकर अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसे पटक देता है, फिर चिल्लाते हुए, अनंता सिंघानिया, आई हेट यू, आई हेट यू सो मच। आप बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। आप मुझे डैड जैसा बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी भी डैड जैसी हो गई है। यह कहकर वो झटके से जमीन पर बैठ जाता है। अधिकार की आंखों में वो हर लम्हा घूमने लगता है जो उसने एहसास के साथ बिताया था, जिसमें उसने एहसास की परवाह की थी, उसे कहीं ना कहीं महसूस किया था। वो बिलखते हुए भगवान से, क्यों, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या मिला आपको एक बार फिर मेरे दिल को चोट पहुंचाकर? जो मेरे डैड के साथ हुआ, वही मेरे साथ क्यों किया आपने? मोहब्बत हो गई थी मुझे उस लड़की से, मोहब्बत हो गई थी मुझे। क्यों, क्यों उसे मेरी जिंदगी में इस तरह लेकर आए आप? क्यों इस पत्थर दिल में उसकी परवाह, उसके लिए प्यार जगाया आपने? क्यों मेरे दिल को, मेरे आत्मा को मार दिया आपने? क्यों? क्योंकि भगवान ने तुम्हारी किस्मत में एहसास को ही लिखा है, और उसकी लिखी हर चीज उसने बहुत सोच समझ कर लिखी होती है। पीछे से एक आवाज आती है। अधिकार हैरानी से पलटता है तो सामने बस्सल खड़ा था। अधिकार उसे देखते ही गुस्से में पागल हो जाता है। अधिकार चिल्लाते हुए, क्यों आया तू यहाँ? बसल अभी चला जा यहाँ से, प्लीज जा। बसल उसके पास आकर, मैं जाने नहीं, तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। एहसास को तेरी जरूरत है। एहसास का नाम सुनते ही अधिकार बसल का कॉलर पकड़कर, अगर उस धोखेबाज, फरेबी और मक्कार लड़की का नाम भी लिया मेरे सामने, तो मैं तेरी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा, समझा? अधिकार की आंखों में एहसास के लिए इतना गुस्सा देखकर एक पल के लिए बसल भी सिर उठा। फिर अगले ही पल, क्या तू उससे मोहब्बत करता है? अधिकार उसे झटके से छोड़कर, इस मोहब्बत से इनकार करता हूं मैं। बसल हैरानी से, मतलब तू प्यार करता है? अगर प्यार करता है तो ये इनकार क्यों? क्योंकि नहीं है वो किसी के प्यार के काबिल। अधिकार सिंगानिया के तो बिल्कुल भी नहीं। अधिकार चिल्लाकर कहता है। बसल उसका हाथ पकड़कर, मुझे नहीं पता कि तू इतना गुस्सा क्यों है, पर एहसास को सच में तेरी जरूरत है। अधिकार, उसका खून बहुत बह चुका है, उसे ब्लड की जरूरत है, वो भी तेरे। अधिकार उसका हाथ झटककर, उस बेगैरत लड़की के शरीर में मेरा खून कभी नहीं जा सकता, सोचना भी मत। बसल अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो भी चिल्लाते हुए, क्यों नहीं हो सकता ये? क्या किया है उसने जो तुझे उसके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता? जो अधिकार रात के 2 बजे उसके लिए पागल हो गया, वो अधिकार ऐसा क्यों बन गया? बता मुझे। सी इज प्रेग्नेंट, अधिकार चिल्लाकर कहता है। यह सुनते ही बसल के कान खड़े हो जाते हैं। वो माँ बनने वाली है, एक बिन ब्याही माँ। धोखा दिया है उसने मुझे, डैड को, हम सबको। अपनी सच्चाई छुपाई हमसे। एक बार फिर मेरी माँ की तरह मुझे मार दिया उसने, मार दिया। बोल, अभी तू उसकी मदद करने के लिए कहेगा, बोल। हाँ अधिकार, बसल के मुंह से अभी भी हाँ सुनकर हैरान हो जाता है। बसल उसके पास आकर, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत, मुझे नहीं पता कि तेरा गुस्सा सही है या गलत, मुझे कुछ नहीं पता सिवाय अब इसके कि वो माँ बनने वाली है। उसकी कोख में एक मासूम बच्चा है, जिसकी कोई गलती नहीं है, जो निर्दोष है, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। अधिकार बसल से मुंह फेर कर, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, नफरत है मुझे उससे, उसके नाम से और उसके वजूद से, और उस मासूम बच्चे से भी। बसल सवाल करता है। बसल के सवाल से एक पल के लिए अधिकार भी सोच में डूब जाता है, फिर तुरंत खुद को संभाल लेता है। बसल उसके सामने आकर, मैं यहाँ एहसास के लिए आया था, पर अब सच्चाई जानने के बाद मैं उस बच्चे की खातिर तुझसे विनती करता हूँ कि तू चल। उस बच्चे को तेरी बहुत जरूरत है। अगर तू नहीं गया तो उसे कुछ भी हो सकता है। प्लीज अधिकार, एहसास के लिए ना सही, उस बच्चे के लिए चल, कम से कम बचा ले उसे। प्लीज समझने की कोशिश कर कि आज किसी को तेरी बहुत जरूरत है।
अधिकार खामोश बस उसकी बात सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। बसल अधिकार के कंधे पर हाथ रखकर, अधिकार, मैं तुझे जानता हूँ। अतुल अंकल ने जो तेरे लिए किया, तू भी एहसास के लिए वो कर सकता है। तुझे तो बस उसे अपना खून देना है। जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है, उसको किसी के हिस्से की सजा तो मत दे। एक बार दिल से सोच। मैं जा रहा हूँ, मुझे भरोसा है तुझ पर कि तू आएगा। यह भरोसा बचा लेना अधिकार। यह कहकर बसल वहां से चला जाता है। इधर अधिकार बस खाली आंखों से दरवाजे की तरफ देखता रहता है। सिटी हॉस्पिटल। बरसा कब से खड़ी बसल की राह देख रही थी। तभी बाहर से बसल आता दिखा। बरसा भागते हुए उसके पास आई। अधिकार, अधिकार कहाँ है? आप साथ क्यों नहीं लेकर आए? क्या वो बाहर ही है? आ रहे हैं क्या? प्लीज कुछ तो बोलिए। बसल जी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ बोलिए ना। बरसा एक साथ ना जाने कितने सवाल करती है। एहसास प्रेग्नेंट है? आप पहले से जानती हैं उसे? लेकिन बसल के एक सवाल से बरसा हैरान हो जाती है। दोनों के बीच एक खामोशी पसर चुकी थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए, हाँ, बरसा के कहे से एक शब्द से बसल के सारे सवालों के जवाब मिल गए। बरसा उसके सामने हाथ जोड़कर, बसल जी, मेरा यकीन करिए, इसमें मेरे एहसास की कोई गलती नहीं है। वो बहुत मासूम और हिम्मती लड़की है। उसके साथ बहुत। तभी बसल उसका हाथ पकड़कर उसे बीच में ही रोकते हुए, मुझे एहसास पर और आप पर पूरा भरोसा है कि आप दोनों गलत नहीं हो सकती। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है पर आंखें नहीं। मुझे आप दोनों की आंखों में कभी फरेब नहीं दिखा, और ना आज आपकी आंखों में दिख रहा है। बरसा बसल के हाथ पर अपना माथा लगाकर, आप बहुत अच्छे हैं बसल जी। यह सब जानने के बाद भी आप यहाँ खड़े हैं। आपकी जगह कोई और होता तो वो ना जाने क्या क्या नाम दे चुका होता। क्या आपकी तरह अधिकार एहसास पर भरोसा नहीं कर रहा? वो बहुत नाराज है। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं आया। मुझे यह भी नहीं पता कि वो आएगा भी या नहीं। बसल दुखी मन से कहता है। यह सुनते ही बरसा निडाल होकर पास में रखे बेंच पर बैठ जाती है। तो क्या अब मैं एहसास को नहीं बचा सकती? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अनु को? एक जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाई मैं। इतना सब करने के बाद एहसास के साथ अब इतना बुरा नहीं हो सकता। क्या गलती है उन दोनों मासूमों की? उसने बहुत तकलीफें देखी हैं, अब वो कोई दर्द सह नहीं पाएगी। यह कहकर बरसा बिलखने लगी। बसल उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ था एहसास के साथ? क्या है उसकी कहानी? यह सुनते ही बरसा के आंसू रुक जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए, बसल जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं कुछ नहीं बता सकती। किसी ने वादा लिया था मुझसे एहसास के बीते कल को राज रखने का। एहसास की कहानी सिर्फ एहसास ही बता सकती है। यह हक सिर्फ उसका है। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि वो मासूम है। किसी शैतान ने उसकी खुशियों को नजर लगा दी, उसका सब कुछ उससे छीन लिया। एहसास ने बहुत तकलीफ सही है, वो भी अकेले। मेरी एहसास इस दुनिया से बहुत जुदा है, बहुत प्यारी और पाक। बसल चाहते हुए भी बरसा से आगे कुछ नहीं पूछ पाता। बरसा रोते हुए, भगवान प्लीज मेरी मदद करो, आज उन दोनों को आपकी जरूरत है। प्लीज कोई फरिश्ता भेज दो, प्लीज। अधिकार तू? बसल के मुंह से निकलता है। अधिकार का नाम सुनते ही बरसा देखती है तो सामने अधिकार खड़ा था। बरसा की टूटी हुई सारी उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा हो जाती हैं। बसल और बरसा भागकर अधिकार के पास जाते हैं। बसल अधिकार को गले लगाकर, मुझे पता था कि तू आएगा। तू आ गया। तू कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, कभी नहीं। थैंक यू सो मच। अधिकार उसे खुद से दूर करते हुए, मैं सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए आया हूँ जो बदकिस्मती से उस फरेबी लड़की की कोख में है। अधिकार की बात सुनकर बसल और बरसा का चेहरा मुरझा जाता है। बरसा कुछ कहने को होती है तभी, डॉक्टर, डॉक्टर, उनकी तरफ एक नर्स भागते हुए आती है। बरसा चेहरे पर डर का भाव लाकर, क्या हुआ? एहसास ठीक तो है? बसल और अधिकार भी हैरानी से देख रहे थे। वो ठीक नहीं है, उसकी हालत खराब हो रही है। हमें ऑपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना होगा। बरसा थोड़ी तेज आवाज में, मैंने कहा था प्रोसेस शुरू कर दो। तो क्या कर रहे थे तुम सब? डॉक्टर कुलकर्णी भी आ चुके हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? नर्स घबराते हुए, मैम, वो कुलकर्णी सर बोल रहे हैं कि एहसास की प्रेगनेंसी को सिर्फ 4 महीने कंप्लीट हुए हैं। ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। माँ और बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं अब। यह सुनते ही बसल, वर्षा और अधिकार तीनों जम से जाते हैं। नर्स उनके सामने एक फॉर्म आगे करते हुए, पेशेंट के किसी फैमिली मेंबर को इस पर साइन करना होगा। सिर्फ फैमिली मेंबर। यह सुनते ही वर्षा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वर्षा बसल को देखकर, एहसास एक अनाथ लड़की है, उसका कोई परिवार नहीं है। अगर फॉर्म पर साइन नहीं हुआ
तो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। अब मैं क्या करूं? बसल वर्षा को संभालने लगता है। तभी अधिकार उस नर्स से फॉर्म लेकर उसे फिल करने लगता है। बसल और वर्षा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। अधिकार फॉर्म फिल करते हुए, अब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वर्षा बिना कुछ सवाल जवाब किए सीधा ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। अधिकार फॉर्म फिल करके उसकी बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए उसे बसल को देकर नर्स के साथ चला जाता है, क्योंकि अधिकार को अपना ब्लड एहसास को देना था। बसल आंखों में कई सवाल लिए फार्म पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो फार्म पढ़ रहा था, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। 5 दिन बाद, वाट? अधिकार हैरानी से कहता है। हाँ, मुझे नहीं पता ये बात लीक कैसे हुई, पर अब तक ये बात पूरी दिल्ली शहर को पता चल चुकी है। बसल बहुत घबराते हुए कहता है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? अधिकार चिल्लाते हुए कहता है। बसल, मुझे कुछ नहीं पता है अभी, मैं पता कर रहा हूँ। आस्था, वर्षा, विधि और अतुल अंकल सब वहां पर हैं। वो संभाल नहीं पाएंगे। अधिकार के माथे पर चिंता की हजारों लकीरें फैल चुकी थी। गुस्से से उसके हाथ की मुट्ठियां तन चुकी थी। बसल बहुत ज्यादा परेशान सा होकर, आज ये एहसास डिस्चार्ज होने वाली है। वो सब अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। हमें भी चलना होगा। प्लीज तू चल मेरे साथ। वहां कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। एहसास इस हालत में नहीं है कि वो सब मैनेज कर सके। अब तुझे आगे आना होगा प्लीज। अधिकार बस बसल को गुस्से से घूरने लगता है। सिटी हॉस्पिटल, प्लीज आप सब पीछे रहिए, वो बीमार है। प्लीज हटिए, अकेला छोड़ दीजिए उसे, प्लीज। हॉस्पिटल के बाहर एहसास घबराई सी खड़ी थी। उसे अतुल, वर्षा और विधि अपने पीछे छिपा रहे थे। उनके आगे 5-6 बॉडीगार्ड लोगों की भीड़ को उन तक पहुंचने से रोक रहे थे। वो सब न्यूज रिपोर्टर थे। उनमें से एक अपना माइक आगे करते हुए, प्लीज, प्लीज मैम बताइए कि आप कौन है, किसके साथ आपका रिश्ता है, और आप कब से वहाँ काम कर रही थी? एक और न्यूज रिपोर्टर कैमरे के सामने लाइव आकर, इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन अधिकार अतुल सिंघानिया है। उनके ऑफिस में काम करने वाली इनकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस एहसास राठौर मां बनने वाली हैं। सूत्रों की माने तो यह बच्चा मिस्टर अधिकार सिंघानिया का ही है। तो क्या इन्होंने सबकी नजरों से खुद को बचाकर मिस्टर सिंघानिया के साथ नाजायज संबंध बनाए? क्या सच, क्या झूठ, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह बाकी के न्यूज चैनल वाले भी अधिकार और एहसास को लेकर पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई उन रिपोर्टर्स को रोक नहीं पा रहा था। तभी एक जगह एहसास से दूर अतुल और बाकी सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। एहसास को अकेला पाकर कुछ रिपोर्टर दूसरी साइड से उसके पास आकर उसे घेर लेते हैं, सब उसके पास माइक ले जाकर। तो मिस एहसास, क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हैं? वैसे कौन है आपके बच्चे का बाप? अधिकार सिंघानिया या कोई और? प्लीज कुछ जवाब दीजिए। सब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एहसास के हाथ पैर कांपने लगे थे। आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो बस इधर उधर देखे जा रही थी। तभी एक रिपोर्टर उसके कुछ ज्यादा ही पास बढ़ने लगता है। एहसास पीछे जाने लगती है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। दूर खड़े अतुल, आस्था, वर्षा और विधि की चीख निकल जाती है। पर एहसास गिरती इससे पहले दो मजबूत हाथ उसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं। एहसास अपनी भारी हो चुकी पलकें उठाकर देखती है तो वो अधिकार की बाहों में थी। अधिकार के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। अधिकार बहुत ही धीरे से एहसास को अपने पास ही खड़ा करता है और गुस्से से उस न्यूज रिपोर्टर की तरफ देखने लगता है। सारे तो उसके गुस्से से ही डर जाते हैं। फिर भी एक रिपोर्टर माइक अधिकार की तरफ करके, मिस्टर सिंघानिया, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? क्या है आपकी कहानी? अधिकार चिल्लाते हुए, शट अप, जस्ट शट अप। तुम सबको दिख नहीं रहा कि ये बीमार है? इसकी हालत ऐसी नहीं है कि ये किसी को जवाब दे। अगर 2 मिनट के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो तुम सबका वो हाल होगा कि जो तुम सोच भी नहीं सकते। अंडरस्टैंड? एक रिपोर्टर कुटिल मुस्कान के साथ, एक मामूली एम्प्लॉय के साथ इतनी मोहब्बत, लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हैं आप इनसे। यह सुनते ही अधिकार उस रिपोर्टर की कॉलर पकड़कर उसे पंच मारने लगता है। बसल बीच में आकर उसे छुड़ाने लगता है। अधिकार चिल्लाते हुए, अगर एक वर्ड भी गलत बोला तो जान निकाल लूंगा तेरी, समझा? रिपोर्टर अपने होंठ के किनारे का बहता खून साफ करते हुए, क्यों, क्या रिश्ता है इससे आपका? क्यों आपको इतना गुस्सा आ रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। उसी के साथ बाकी के रिपोर्टर भी चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, एहसास अधिकार सिंघानिया, और ये बच्चा मेरा है। उसकी बात सुनते ही जहां एहसास आंखों में आंसू लिए हैरानी से अधिकार की तरफ देखने लगती है,
भाई बाकी सब भी काफी असमंजस में आ चुके थे, सिवाय अतुल जी और बत्सल को छोड़कर। अधिकार एहसास की तरफ देखकर अपने पैंट के जेब से एक डॉक्यूमेंट निकालकर रिपोर्टर के चेहरे पर मारते हुए, अब अगर मेरी वाइफ और मेरे बेबी के बारे में किसी ने भी एक भी उल्टा सीधा सवाल किया या मुझे परेशान किया, तो ये आज उसका आखिरी दिन होगा। रिपोर्टर डॉक्यूमेंट खोलकर देखता है तो ये अधिकार और एहसास के ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट था। वो देखते ही उसका मुंह बन गया। इधर अधिकार एहसास को अपनी गोद में उठा लेता है और एहसास की आंखों में ही देखते हुए, जो खुद उसे ही देख रही थी, कल हमारी रिसेप्शन पार्टी है, आप सब इनवाइट हैं इसमें। आपके बाकी के सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे आपको। यह कहकर अधिकार एहसास को कार में बिठा देता है और तेजी से वहां से निकल पड़ता है। उनके पीछे पीछे अतुल जी, बत्सल, वर्षा, आस्था और विधि भी दूसरी कार में बैठकर चले जाते हैं। इधर सारे रिपोर्टर अब इस न्यूज को मिर्ची मसाला लगाकर उसे लोगों तक पहुंचाने में लग जाते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।